गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। निश्चित रूप से क्लास होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, फीवर वगैरह आ गया है, इसीलिए थोड़ी परेशानी थी आज। लेकिन फिर भी हम आपके बीच उपस्थित हैं साथियों, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत ही नज़दीक है और ऐसे समय में हर परिस्थिति में आपके साथ हम बने रहना चाहते हैं और आपकी जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा हम आपकी करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए टेस्ट आज हम लोग चर्चा करेंगे टेस्ट 9 के प्रश्नों के बारे में। और टेस्ट 9 का पहला प्रश्न देखिए आपके बीच, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर का फेरा अनुपात। तो दोस्तों, जब फेरा अनुपात कहे तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करिएगा, n1/n2 की परिकल्पना करिएगा। किसकी करिएगा? n1/n2 की परिकल्पना आप करिएगा। और जब यहाँ n1/n2 हमारी है और उसका मान कितना है आपका 100, कितना है साथियों? 100 है। अब ऐसी परिस्थिति में आपसे कह रहा है कि I1 भी मेरा 100 हो तो मुझे I2 का मान बताइए। जब n1/n2 100 हो तब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा रिलेशन यहाँ स्टैब्लिश होगा, अगर इधर आप n1/n2 लेते हैं तो आपकी करंट यहाँ क्या हो जाएगी, I2/I1 हो जाएगी। इसे आप लिखेंगे n1/n2 के बदले में यहाँ पर 100, I2 एज इट इज रहने दीजिए, I1 आप यहाँ 100 लिखिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से हम I2 का मान अगर कैलकुलेट करें तो 100 × 100 ये आपका क्या हो जाएगा, 10,000 एम्पियर हो जाएगा। तो हमारी उत्तर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। क्या होगी हमारी उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन के प्रतिरोध के रंगों का कोड इस प्रकार है। पहला रंग लाल है, फिर आपकी क्या है साहब, पीला है ना। लाल के बाद क्या है हमारा, लाल के बाद मेरा पीला है, पीला के बाद आपका भूरा है और अंत में आपका सिल्वर है। तो चलिए हमारे पास 4 कोड हो गए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ए लाल का हमारा क्या होता है, 2 होता है कोड, बी रॉय। पीला का क्या होता है, 4 होता है। भूरा कितना होता है जल्दी बताइए, बी ब्राउन 1 होता है। ठीक है, ब्लैक और ब्राउन। सिल्वर का ±10% होता है। अब यहां से आप रेजिस्टेंस का मान क्या लिखते हैं, AB × 10⁻C ±D का % लिखते हैं। ए की जगह पर 2 हो गया, बी की जगह पे 4 हो गया, 10⁻C की जगह पे 1 हो गया, ±10%, यानी यही लिखा जाएगा आपका 240 ±10%। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा साहब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 240 ±10%। क्या हो जाएगा, 240 ±10%। तो बड़े आराम से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा साथियों आपने, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये हमारी क्या होती है, कोड को याद करने की एक टेक्निक होती है और उसी टेक्निक की मदद से हम चीजों को क्या करते हैं, कमांड करने का प्रयास करते हैं, मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R = ρL/A होता है। यहां से रो बराबर आप लिखेंगे R × A/L। अगर हमने रेजिस्टेंस मान लिया 1 ओम, एरिया मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ मान लिया हमने 1 मीटर। अब इसको हम पुट करें तो आपका क्या होगा, 1 ओम × 1 मीटर स्क्वायर, अब बटा हमारा क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर से स्क्वायर कट गया, आपका क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो मेरी राइट आंसर क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युतरोधी कौन सा है। मेरा गोल्ड भी चालक है, तांबा भी चालक है, पीतल भी चालक है। मेरी फाइबर क्या है साथियों, ये एक प्रकार की इंसुलेटर है। और आप सब जानते हैं इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मान बहुत ही कम है, यानी है ही नहीं। कम की बात तो छोड़िए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नगण्य होता है। क्या होता है साहब, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके वैलेंस बैंड व कंडक्शन बैंड के बीच कितने का गैप होता है,
तो आप ध्यान रखिएगा इसके वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है हमारा साथियों गैप होता है। क्या होता है? 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी यांत्रिक चोट के विरुद्ध? तो साथियों हमेशा याद रखना मेरे कंडक्टर के ऊपर सुरक्षा के लिए हम लोग खास करके इंसुलेशन के कवर के रूप में किसका यूज करते हैं? पेपर इंसुलेशन का, इंपरजिनेटेड पेपर का यूज करते हैं। उसके जस्ट ऊपर हमारा क्या लपेटा हुआ है? लेड शीट। ये लेड शीट जो है नमी से बचाव देता है, किसको? नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, किसे? हमारे साहब निश्चित रूप से कंडक्टर को। ठीक है। फिर आपका ये बेडिंग है, ये बेडिंग हम लोग अचानक आए जर्क को सहने के लिए यहाँ पे अटैच करते हैं। इसके ऊपर स्टील या जीआई की आर्मरिंग, ये हम लोग यांत्रिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से करते हैं। किसके लिए साहब? ये हम लोग यांत्रिक सुरक्षा के लिए यहाँ पर करते हैं। और ये मेरी आपकी क्या है? सर्विंग, जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन को सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी आपकी जो पूरी व्यवस्था होती है उसे हम लोग CIMBAS सिम्बस कहते हैं। कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटालिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग, ये हमारी होती हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है यांत्रिक चोट, तो यांत्रिक चोट से कौन सुरक्षा देगा? मेरी आर्मरिंग देगी। कौन देगा? आर्मरिंग देगी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ये मैकेनिकल सेफ्टी के लिए हमारे लिए क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहां सोल्डर करना अत्यंत आवश्यक है? मेरे विद्वान मित्रों यहां पे ध्यान देना, हमारे पर्यावरण में जो चेंजिंग आ रही है उसके वजह से जो कंपन हो रहा है, हवाएं जो तेज चल रही हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वही इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे वाइब्रेशन को क्रिएट कर रही हैं। और उस वाइब्रेशन के कारण मेरा जो कंडक्टर के ऊपर हमने ज्वाइंट बनाया है वह आगे पीछे क्या होता है? खिसकता रहता है। क्या होता है जी? आगे पीछे खिसकता रहता है। तो उसी पोजीशन को फिक्स करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग करने का काम करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ब्रिटानिया जोड़ है, हम इसका इस्तेमाल ओवरहेड लाइन में करते हैं। कहाँ करते हैं? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम इसका प्रयोग करने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग दो तार को एक तीसरे तार की मदद से क्या करते हैं? वाउंड करने का प्रयास करते हैं। और पहले का छोर हम दूसरे पे भी लपेटते हैं और दूसरे के छोर को हम लोग पहले पर भी लपेटते हैं। ऐसा करने से हमारी बंधन मजबूत बनती है। लेकिन एक परेशानी यहां रहती है कि आपका तार जो है साथियों वो क्या होता है? आगे पीछे एटमॉस्फेरिक के कंडीशन के कारण, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के कारण मूव करता रहता है। वो मूवमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सोल्डरिंग का यूज करेंगे। ये जो जोड़ देख रहे हैं आप, ये अमेरिकन ट्विस्ट जोड़ है, फिगर पूछ देता है एग्जाम में। ये वाली जोड़ हमारी टी ज्वाइंट है। इधर से एक हमने टर्मिनल निकाला है, इधर इसी के दोनों भाग को हाफ पोर्शन इस तरफ, हाफ पोर्शन इस तरफ उल्टा लपेट दिया है। ये टी की स्ट्रक्चर है। ये डबल स्ट्रैप ज्वाइंट है, दो पट्टियों को बीच में जैसे नहीं आपका कवर लगा देते हैं उस तरह का है। और ये आपकी मून रिंग ज्वाइंट है। ठीक है, ये क्या है? मून रिंग ज्वाइंट है। सबसे मजबूत ज्वाइंट जो होता है वो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होता है। क्या होता है? वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होता है, जो हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। ये सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे विद्वान विद्यार्थियों, कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की एक हानि है? हालांकि आप जान लीजिएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल 6.6 केवी से लेकर के 132 केवी तक की क्षमता के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग 132 से 400 केवी क्षमता के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहां के लिए करते हैं? 132 से 400 केवी क्षमता के लिए। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है 7500 मेगा वोल्ट एम्पियर के रेंज तक होती है। कितनी होती हैं साहब? 7500 MVA के रेंज तक होती हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहां पर हमें एक टैंक का यूज करना पड़ता है, कंप्रेशर का यूज करना पड़ता है, जिसमें एयर को कंप्रेस करके तब आर्क बुझाने का हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। दिक्कत सबसे ज्यादा यही है साथियों यहां पर कि हमारी इस तरह के सर्किट ब्रेकर में आग लगने की संभावना क्या होती है दोस्तों? प्रबल हो जाती है। मैक्सिमम चांसेस होती हैं बर्निंग की, हैजार्डस होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही उत्तर है। यहां देखिए तस्वीर में बताया भी गया है, यही वो एयर का कंप्रेसर चैम्बर है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
जहां पर हवा को विशेष दबाव पर हम रखने का प्रयास करते हैं। नॉर्मली 75 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के हम लोग 185 के रेंज तक जो है जाने का प्रयास करते हैं प्रेशर, और इसी की वजह से यहाँ पर आर्क बुझाने का काम किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है साहब, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रखा गया है। कह रहा तेल से भरे और गैस दाब केबल का प्रयोग, तो तेल से भरे गैस दाब केबल का प्रयोग कितना तक के रेंज में किया जा सकता है? 66 से 132 के रेंज में किया जा सकता है। या इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है, और गैस प्रेशर के माध्यम से हम इसका क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के साथ इंसुलेशन को सेटलमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी मजबूत हमारी इंसुलेटिंग कैपेसिटी होगी, आप जानते हैं मेरे वोल्टेज की क्षमता उतनी उच्च होगी, क्योंकि द रेटिंग ऑफ इंसुलेशन, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज डिपेंड्स अपॉन द रेटिंग ऑफ वोल्टेज। यानी वोल्टेज रेटिंग पर हमारी क्या होती है, इंसुलेशन की थिकनेस जो है साथियों वो डिपेंड करती है। इन बातों को आप सदैव ध्यान रखेंगे। कह रहा कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए पदार्थों आयनों का द्रव्यमान m बराबर होता है ZI इंटू टी। फैराडे के नियम से IT आपका Z इंटू क्यू होता है, लेकिन आपने क्या देखा, m Z का भी समानुपाती है, m Q का भी समानुपाती है। इससे देखें तो m I का समानुपाती है, m मेरा साहब कहीं न कहीं T का समानुपाती है। यहां से स्पष्ट हो रहा है कि हमारी Z जो है वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ए। आपका क्या हो रहा है, तो हमारा M ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका क्या हो रहा है साहब, समानुपाती हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हम क्या करेंगे, सही उत्तर के रूप में साथियों स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे, सही उत्तर के रूप में हम लोग स्वीकार करने का काम करेंगे। चलिए मेरे विद्वान मित्रों आगे बढ़ते हैं। लगातार, ये प्रश्न मुझे लगता है कि आप इसके परिचित हो गए होंगे। प्रश्न ये है कि लगातार वोल्टेज प्रणाली, कंटिन्यूअस वोल्टेज प्रणाली में कांस्टेंट करंट की तुलना में चार्जिंग का समय क्या होता है, हाफ हो जाता है। यानी ये फास्ट चार्जिंग मेथड है। ये कैसी मेथड है, फास्ट चार्जिंग मेथड है। क्या है साथियों, फास्ट चार्जिंग मेथड है। आप एक बात जान लीजिएगा, यह जो टेस्ट आपका हो रहा है और इसकी प्रश्न की परिचर्चा जो हम आपसे कर रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिक इंक्लूडेड हैं। वह भी आपका ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट होता चला जा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज में शुरुआत में हमारी करंट क्या होती हैं, अधिक होती हैं। बाद में करंट को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करने में कैपेबल हो जाते हैं। ये आप सदैव ध्यान रखना, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें क्या होती हैं, लगभग शुरू में मेरा वोल्टेज के कारण धारा क्या होगी, शुरू में कांस्टेंट वोल्टेज है तो शुरुआत में मेरी करंट बढ़ती है, शुरुआत में करंट क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। लेकिन बाद में मेरी करंट धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, घटने लग जाती हैं। उसका एक मान एक सुटेबल वैल्यू तक अचीव कर जाता है। फिर ये समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। ये फास्ट चार्जिंग है, हाफ समय लेता है ऑन बिहाफ ऑफ आपके कांस्टेंट करंट चार्जिंग की अपेक्षा। कह रहा एमएमएफ का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये हमारे ईएमएफ का ही क्या है, बिल्कुल साहब एनालॉगस है मैग्नेटिक सर्किट में। जिस तरह से ईएमएफ हमारे धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक उसी तरह से आपका एमएमएफ मेरे फ्लक्स के, क्या होगा साहब ये ध्यान रखिएगा, मेरा जो एमएमएफ है वह फ्लक्स के प्रवाह के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी परिपथ में फ्लक्स के प्रवाह के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका निभाता है। मेरे विद्वान मित्रों ध्यान रखना, एमएमएफ का गणितीय सूत्र होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इनटू हमारी करंट, यानी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर इनटू टर्न। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, एम्पियर इनटू टर्न हो जाएगा। इतना ही नहीं मेरे विद्वान मित्रों, आप सभी ने बिल्कुल सही कहा है, 1.25 से लेकर के 1.3 टेस्ला के बीच का हम लोग क्या करते हैं, 1.3 टेस्ला का हम लोग फ्लक्स डेंसिटी का कोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहां आपने देखा एम्पियर टर्न, ठीक है, कई बार इसको सिर्फ एम्पियर से भी सूचित किया जा सकता है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बिकम्स 80 एम्पियर टर्न। ओके, याद रखना साथियों। अब हमारा राइट आंसर हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इस एमएमएफ को आप इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, एमएमएफ बराबर ऐसा भी होता है मेरी रिलक्टेंस इनटू आपका क्या हो जाता है, फ्लक्स हो जाता है। जैसे V बराबर IR, उसी तरह से यहाँ पर रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स भी हमारी हो जाती है।
कह रहा है हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र बताइए। मेरे विद्वान मित्रों, हिस्टैरिसीस लॉस को पीएच या डब्ल्यूएच लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एटा bm टू द पावर 1.6 एफ भी वाट हमारा होता है। ये एटा आपका का है साहब स्टीनमेंज, क्या है ये स्टीनमेंज कॉफिशिएंट है। क्या है? स्टीनमेंज कॉफिशिएंट है। जैसे हमने आपको पहले कई बार बताया है कि पीएच बराबर हम लिखते हैं KH bm टू द पावर 1.6 एफ इंटू भी, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर है जो कि स्टीनमेंज कॉफिशिएंट के रूप में आया है। दिए गए प्रश्न में सबसे सुटेबल और सही उत्तर मेरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। और आप जान लीजिएगा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए अच्छी गुणवत्ता का क्या लेना पड़ता है? अच्छी गुणवत्ता यानी अच्छी परमीएबिलिटी, म्यूआर जिसका उच्च हो, है ना, उच्च म्यूआर वाला क्या करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक मटेरियल चयन करते हैं। और इस मैग्नेटिक मटेरियल के कारण फिर हमारा क्या होता है यहाँ पर साहब जी? इसकी लॉसेस की मान क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। और मेरे विद्वान मित्रों, आप याद रखना, मेरे साथियों याद रखना कि हमारी मैग्नेटिक मटेरियल अगर CrGUS आप लें, अगर आप सिलिकॉन स्टील लें, तो डेफिनेटली हमारी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। क्या साहब? मेरी जो हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं उसका मान बहुत कम हो जाता है। ये हिस्टैरिसीस लॉसेस किस कारण से होती हैं जानते हैं? ये हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होती है मेरे विद्वान साथियों, यह होती है रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण। यानी चुंबकीय करण का जो विचुंबकीय करण होता है, बार बार पॉजिटिव हाफ में मैग्नेटाइज किया और निगेटिव हाफ में डीमैग्नेटाइज हो गया, तो बार बार जो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, इसके कारण जो लॉसेस अगर होती हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज डियर फ्रेंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। ओके, नाउ वी आर हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव लोड जोड़ने पर पावर फैक्टर क्या होगा? आप हमेशा याद रखना, मेरी जो कैपेसिटर होती हैं उसका स्वभाव ही होता है, अगर प्योर कैपेसिटर है तो मेरी करंट क्या करती है साहब? ये मेरा V इक्वल टू आपका क्या हो गया? Vm साइन ओमेगा टी हो गया। और मेरी करंट जो है विद्वान मित्रों, वह यहां से क्या करती है? प्योर कैपेसिटर होगा, ये आपका π/2 है ना, ये आपका 0, यहां पर पाई, यहां 2 पाई है ना, ये आपकी क्या करती है? π/2 से मेरी लीड कर जाती हैं। यानी अगर आपका करंट का बात करें तो मेरा I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा Im साइन ओमेगा टी प्लस आपका क्या हो जाएगा? π/2। यानी π/2 से पहले चली आती है, लीड कर जाती हैं। क्या होती है दोस्तों? लीड कर जाती हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? अग्रगामी होगी। लेकिन याद रहना, आपने प्योर कैपेसिटर की बात जब करते हैं तो उस समय मेरा फाई 90 डिग्री होता है, इस कंडीशन में मेरी PF 0 होती है। लेकिन स्वभाव इसका कैसा होता है? लीडिंग होता है। कैपेसिटर किसी भी सर्किट में लगा रहे, जरूरी नहीं कि वो 90 से लैग करे, 90 जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट 90 से लीड करे, लेकिन इतना कंफर्म होइए कि इट मस्ट बी इन बिहेवियर ऑफ लीडिंग, देयर इज नो एनी चांसेस ऑफ लैगिंग ऑफ द पावर फैक्टर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, ठीक है? तो मेरा राइट आंसर क्या है? अग्रगामी होगा। बिलो 90 से करेगा ये बात अलग है, बट करेगा जरूर। क्या है? बिलो 90 से करेगा, लेकिन करेगा जरूर, लीड करेगा साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली का परिचालन कितनी आवृत्ति पर होता है? 60 पर होता है। हमारे भारत में कितनी पर होता है? हमारे भारत में 50 पर होता है। हमारे भारत में आवृत्ति का टॉलरेंस कितना है? 3% है। हमारे भारत में आवृत्ति का रेंज कितना है? 48.5 हर्ट्ज से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच है साथियों। क्या है? 51.5 हर्ट्ज के बीच है। इसी के रेंज का अगर उपकरण हम बनाते हैं तो भारत में बड़े आराम से काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा 5 ओम का सर्किट यदि शॉर्ट कर जाए, तो यदि ये 5 ओम का सर्किट शॉर्ट कर जाएगा तो इससे होकर करंट क्या होगी? 0 जाएगी। मेरी सारी की सारी करंट आपका ये 1 ओम का रजिस्टर और ऐसे होकर के शॉर्टेस्ट पाथ से होकर के चली आएगी। ये रहा आपका 1 ओम। ऐसी परिस्थिति में मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? 1 का 1 ओम ही रह जाता है। बाकी कुछ भी हमारा प्रतिरोध यहां पर हमें प्राप्त नहीं होता है। ओनली 1, क्योंकि आप जानते हैं जैसे शॉर्ट करेगा शूट थ्रो हो जाएगा। ये बाहर वाला रेजिस्टेंस, इसका कोई मीनिंग नहीं, ये खत्म। सिर्फ और सिर्फ इसी 1 से होते हुए, शॉर्टेस्ट पाथ से होते हुए ऐसे ही करंट जाएगी, क्योंकि करंट का स्वभाव होता है करंट ऑलवेज फॉलो
फ्रॉम शॉर्टेस्ट पाथ, करंट हमेशा कैसे रास्ते से जाती है, छोटे रास्ते से जाती है, ये यहां पर मुख्य उद्देश्य है। विद्वान मित्रों कह रहा है 3 फेज संतुलित स्टार कनेक्टेड। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, कह रहा है साथियों 3 फेज संतुलित, क्या कह रहा है, 3 फेज संतुलित स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति मापन के लिए कितने वाट मीटर। संतुलित यदि कह दिया जाए तो संतुलित में तो हम लोग एक ही से काम कर लेंगे, है ना। संतुलित स्टार अगर हो तब तो आराम से 1 वाट मीटर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद तीनों फेज से 3 गुना W1 कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं है। 1 ही वाट मीटर से हम लोग का काम बन जाएगा। तो इस प्रश्न में तो आप देख लीजिए कि हमारा एक ही से काम चल जाता है, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाना है वो ये पूछा जाना है साथियों कि संतुलित एवं असंतुलित क्या हो जाए, संतुलित एवं असंतुलित अगर हम कहें तब आप क्या उत्तर दीजिएगा। संतुलित और असंतुलित कहें तब ब्लोंडल के थ्योरम से नंबर ऑफ फेज -1 यानी 3 - 1 यानी 2, तब हमारा सबसे इफेक्टिव और प्रभावशाली उत्तर क्या है, 2 वाट मीटर है। समझ गए कि नहीं, क्या है, 2 वाट मीटर। यदि संतुलित और असंतुलित दोनों तरह की स्थितियां हो तब हमको मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर की रिक्वायरमेंट हो, वी आर गोइंग विथ व्हाट, वी आर गोइंग विथ 2 वाट मीटर। ओके डियर फ्रेंड, ये सदैव याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है। आप जानते हैं निष्क्रिय घटक क्या होता है। मेरी निष्क्रिय घटक होती हैं जो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करती, जो ऊर्जा का अवशोषण करती है, ऊर्जा का खपत करती है, ऊर्जा को कंज्यूम करती है। वो अवयव हमारा कौन सा नहीं है। तो मेरा रजिस्टर है निष्क्रिय, इंडक्टर है निष्क्रिय, कैपेसिटर है निष्क्रिय। मेरी डायोड कैसी है जी, मेरी डायोड सक्रिय है, एक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये, सक्रिय अवयव है। और सक्रिय अवयव के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आपका डायोड, आपकी ट्रांजिस्टर, आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सब हमारा क्या होता है, तो एक्टिव होता है। हम ऑप्शन नंबर डी को सही मानेंगे। ये निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है मेरे विद्वान मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संधारित्र के साथ एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर। देखिए कैपेसिटर के साथ अगर फुल वेव रेक्टिफायर की चर्चा हो तब मेरा रिपल फैक्टर आर बराबर होता है, आर बराबर रिपल फैक्टर क्या है साहब, तो हमारे डीसी के अंदर एसी की जो मात्रा है वही आपकी क्या है, रिपल फैक्टर है। तो आर का मान होता है 1/4√3 FRL इंटू सी, ये मान होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मेरा रिपल फैक्टर 1.21 होता है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसका मान 0.48 होता है। तो आपकी शुद्धता कहाँ पर अधिक है, मेरी शुद्धता अधिक है साहब कहाँ पर, आपका फुल वेव रेक्टिफायर में मेरी शुद्धता क्या है, अधिक है। हाफ वेव में शुद्धता कम है। हम चाहते हैं कि हमारे रेक्टिफायर से प्योर डीसी हमें प्राप्त हो, लेकिन प्योर नहीं मिलता, पल्सेटिंग मिलता है। उसी पल्सेटिंग डीसी के एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए हम फिल्टर का विशेष रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है। तो एलसी ट्रांजिस्टर के ऑसिलेटर में हमारा एक्टिव एलिमेंट बिना ऑसिलेटर, बिना ट्रांजिस्टर के साथियों पॉसिबल नहीं है। और मेरा ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर में 0 सिग्नल भी अगर आप देते हैं तब भी यह एम्प्लीफिकेशन का काम करने का बिल्कुल प्रयास करता है। लो सिग्नल को यानी कमजोर सिग्नल को मजबूत बनाता है, लेसर बैंडविड्थ वाले के बैंडविड्थ को बढ़ाने का काम करता है। तो सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ाने का काम, सिग्नल को एम्प्लीफाई करने का काम किससे करते हैं दोस्तों, एम्पलीफायर से करते हैं। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ट्रांजिस्टर, यही आपका क्या है, एक्टिव एलिमेंट है फॉर दिस केस। नाउ एक थर्मल वॉल्व आधारित सर्किट जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम होता है, यानी हमारे कह रहा है कि थर्मल वॉल्व के कंसेप्ट पर आधारित उपकरण है और हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है। तो ऐसा वो डिवाइस है, मात्र इस दिए गए ऑप्शन में रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है
ऑसिलेटर मेरे डीसी को एसी में बदलता है, लेकिन डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी पर, मनचाही आवृत्ति पर क्या करता है, बदलने का काम करता है। डायोड तो आप जानते हैं हम रेक्टिफायर के रूप में, रेक्टिफिकेशन में सिंपल डायोड का यूज करते हैं। वो उपकरण मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एम्पलीफायर ही है साथियों, जो हमारे सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर डी। आपको एक छोटी सी जानकारी मेरे विद्वान मित्रों में बता दूं, हमारी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मात्र 199 रुपए में हमारी रिवीजन बैचेज चल रही है, जिसका नाम है बूस्टर रिवीजन बैचेज फॉर एलपी सीबीटी2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए, और हमारी सीबीटी2 ऑल ट्रेड के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्पेशल एक रिवीजन बैच चल रही है, जो एग्जामिनेशन में आपके स्कोर को बढ़ाने में काफी मदद पहुंचाएगी। उसका नाम है बूस्टर रिवीजन बैच बेसिक साइंस ईडी। यह भी मात्र 199 रुपए में उपलब्ध है। इसके लिए डाउनलोड करना होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन, और वहां रेलवे एग्जाम के सेक्शन में जाएंगे आप, ये बैचेज आपको मिल जाएंगी। इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 7070177240 पर आप बात कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। बीएसपीएसएल का टेस्ट नहीं हो रहा है सर जी। बीएसपीएसएल का टेस्ट बिल्कुल हो रहा है, बीएसपीएसएल का टेस्ट बिल्कुल हो रहा है, सैटरडे को हो रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन की अपडेट जैसे ही आती है फिर उस टेस्ट को भी हम लोग बढ़ा देंगे, उसकी संख्या भी बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी कल की सूचना है कि कल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो पद था बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसकी लिस्ट जारी की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इससे स्पष्ट हो गया कि विभाग अब एक्टिव हो गया है, काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे उन लोगों का कंप्लीट आगे बढ़ रहा है काम, वैसे आपका भी काम आगे बढ़ेगा, और एक उम्मीद जगती है कि परीक्षाएं अब निसंदेह होगी। कब होगी, कितने दिन बाद होगी, कौन सा समय होगा, इन सब से संबंधित सूचना भी मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आ जाएगी। और जब सूचना आएगी तो सब कुछ स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप अभी एलपी का एग्जामिनेशन अच्छे से कंसंट्रेट होकर दीजिए, और एलपी दे करके आने के बाद आप फिर बीएसपीएसएल पर लग जाइएगा, ठीक है कि नहीं। और साइको के लिए भी जिनका एग्जाम बेहतर जाएगा, जिनको कॉन्फिडेंस है, वो लोग साइको पर भी आप पूरा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट का आंसर की विद्यार्थी जी बिल्कुल मिलता है, और टेस्ट का आंसर की वहीं पर आपको चिपका दिया जाता है, जिसकी आप फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट जो टेस्ट की हैं वो आज आपको अपडेट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम टेस्ट होता है। शाम में कॉपी ही पहुंचती है, और शाम में कॉपी पहुंचने के बाद उसको जांचा जाता है, और जांचने के बाद ओएमआर मशीन से तब रिजल्ट दिया जाता है। तो आप चिंतित ना हो, ठीक है। और आप अगर ज्यादा परेशान आप हैं, ज्यादा कष्टाई महसूस कर रहे हैं, तो आप आज अभी आएंगे ही थोड़ी देर पर सेंटर पर एग्जाम देने के लिए, तो वहां हमारे अधिकारियों से आप मिल लेंगे, अपनी व्यथा वहां रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या का समाधान जरूर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, A.B का पूरक क्या है, कंप्लीमेंट। A.B का कंप्लीमेंट क्या होता है, तो देख लीजिए साहब, A.B का कंप्लीमेंट कर दीजिएगा तो क्या होगा, A प्लस B का कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A कंप्लीमेंट प्लस B कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये कहां से होता है, डी मॉर्गन्स लॉ से कहिए या थ्योरम से कहिए, ठीक है। किससे होता है, डी मॉर्गन थ्योरम से ऐसा होता है। तो हम लोग किस उत्तर के साथ आगे बढ़ जाएं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का पूरक प्लस बी का पूरक, इसके आधार पर यह हो जाएगा। वी आर गोइंग विद दिस ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीआईएस के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम लीकेज करंट, देखिए मेरी जो लीकेज करंट होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहता है मेरी लीकेज करंट आई लीक, यह मेरे फुल लोड करंट के 5000वें भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया, यानी 1/5000 से ज्यादा कतई नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही रहे, वही हमारे लिए श्रेष्ठ और सुलभ माना जाता है। कह रहा पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोग नहीं की जा सकती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। लकड़ी का, कोयला और नमक का मिश्रण यूज करते हैं,
अर्थिंग की प्लेट गहरी खाई में रखते हैं, सही बात है। बड़े आकार का प्लेट लेते हैं, साइज बड़ा होता है, मेरी एरिया बड़ी होती है, रेजिस्टेंस घटता है, हमारे लिए अच्छा है। छोटे आकार का प्लेट, ये गलत बात है साहब, प्लेट का आकार छोटा होगा, एरिया घटेगी, मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नेचुरली मेरी लीकेज करंट क्या होगी, धड़ल्ले से अंदर नहीं जा पाएगी, परेशानी होगा। तो हम प्लेट के साइज को छोटा करके ऐसा कभी नहीं करते। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 50 एम्पियर धारा को प्रवाहित करने के लिए मेरे तांबे के तार की साइज क्या होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी डाटा आपको दे देता हूं। 0.96 mm स्क्वायर का अगर मेरा तार है तो वह कितनी करंट ले जाएगा, यह 5 एम्पियर का ले जाएगा। लगभग 1 mm स्क्वायर रहेगा तो 5 एम्पियर के लिए यूज किया जाएगा। 1.29 mm स्क्वायर रहेगा तो यह कितना एम्पियर ले जाएगा जानते हैं, यह सीधा डबल हो गया तो 10 एम्पियर ले जाएगा। अगर हमारा 4.52 mm स्क्वायर रहे, 4.52 mm स्क्वायर रहे तो जानते हैं कितना कंज्यूम करेगा, यह आपका 25 एम्पियर कंज्यूम करेगा। फिर आइए मेरे विद्वान मित्रों, 9.35 रहेगा, कितना रहेगा 9.35 mm स्क्वायर, तो ये 43 एम्पियर को कैरी ओवर करेगा। अगर यही मेरा 16 mm स्क्वायर हो जाए तब आप जानते हैं 50 एम्पियर तक की धारा भी बड़े आराम से इससे जाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे सुटेबल उत्तर आप क्या ले लीजिएगा, 50 एम्पियर की धारा गुजारने के लिए मेरा कितना एरिया होना चाहिए, 16 mm स्क्वायर का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 16 mm स्क्वायर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल। तो आप देख रहे हैं ये मेरा घर है अंदर का, ये सीढ़ी का दरवाजा है, तो सीढ़ी पर से ऊपर चढ़ के हम छत पर जाना चाहते हैं। कमरे से निकले, यहाँ स्विच ऑन किया, बल्ब मेरा जला, रोशनी सीढ़ी पर आई, हम आगे चले गए, ठीक है। और फिर ऊपर से जब हम वापस आने लगे, अंधेरा है, बल्ब जलाया, रोशनी हुई, नीचे आए, अब क्यों अननेसेसरी बल्ब जलेगा, यहाँ से हम बुझा दिए। ये हमारी क्या होती हैं दोस्तों, टू वे स्विचिंग होती हैं। और टू वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, टू वे में आपके 3 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, मेरा 3 टर्मिनल होता है। इतना ही नहीं आप याद रखिएगा, इसका प्रयोग करके एक बल्ब को 2 अलग जगहों से क्या करते हैं, एक बल्ब को 2 अलग जगहों से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्थान से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग स्थान से आप नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं, सीढ़ी की वायरिंग में, जीने की वायरिंग में, स्टेयर केस की वायरिंग में कर रहे हैं। दोस्तों, किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा, कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग हम लोग स्वचालित वाहन की प्रकाश अवस्था में करते हैं। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड मेरा जो व्हीकल है वहां पर यूज करते हैं। यहां बहुत ज्यादा कंजप्शन ऑफ पावर हमारे बल्ब के माध्यम से बिल्कुल नहीं होता और रोशनी भी हमारी बेहतर हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। कह रहा किसी भी यंत्र को, ये सब एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है, किसी भी यंत्र को पावर लाइन से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, तो पावर लाइन से न्यूनतम साथियों 10 फीट की दूरी पर रखनी चाहिए। 10 फीट से नीचे अगर हम रखते हैं तो हमारे लिए खतरा है, डेंजरस है, वह हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हमारे जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उचित नहीं है मेरे विद्वान मित्रों। अगला ये कह रहा है बिजली वितरण लाइन के कंडक्टर का आकार। साहब जी, वितरण लाइन के कंडक्टर का आकार, जैसे ही बात कंडक्टर के आकार की होगी तो कंडक्टर के आकार सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करते हैं, मेरी धारा क्षमता पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, करंट कैपेसिटी पर। अगर यही जगह कहीं भी गलती से यह पूछ दे इंसुलेशन की मोटाई या इंसुलेशन का आकार, तो आप सीधे कहिएगा किस पर साहब, मेरे वोल्टेज की रेटिंग पर। किस पर साहब, मेरे वोल्टेज की रेटिंग पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो हम कौन सा उत्तर दे दें मेरे विद्वान मित्रों, मेरा जवाब हो जाएगा करंट ले जाने की क्षमता के आधार पर यह तय होता है कि मेरे कंडक्टर का साइज क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस कंडीशन, जो हमेशा आपको याद रखना है। 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में क्या होता है, 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में आपकी 3 फेज की तार होगी, है ना। एक आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा,
इसमें कोई शक नहीं है। बहुत होगा तो एक आपका ग्राउंड वायर हो सकता है, मतलब हमारे अर्थिंग के लिए एक तार हमारा हो सकता है। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी। 3 हॉट है, एक न्यूट्रल है और एक हमारा क्या है, ग्राउंड है। 3 हॉट, एक न्यूट्रल, एक ग्राउंड है, ये हमारा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके डियर फ्रेंड, चलिए। डैश यांत्रिक हानि में शामिल है। यांत्रिक हानि में कौन सा चीज शामिल है, किस चीजों को हम मैकेनिकल लॉस के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। साहब जी, ध्रुव पर घर्षण होता नहीं है, फील्ड में घर्षण होता नहीं है, वायरिंग और कम्यूटेटर में घर्षण नुकसान नहीं, ये बात तो गलत बोल रहा है। हमारा ब्रश पर घर्षण हो रहा है, जो ब्रश की हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़ा है। यहाँ आपकी कार्बन की जो ब्रश है जो कि मुलायम होती है ना, उसके अग्र भाग में घर्षण हो रहा है। उस घर्षण के कारण थोड़ी सी हानि जो हो रही है वो किसके अंदर आएंगी, मेरे मैकेनिकल लॉसेस के अंदर कंसीडर की जाएंगी, यांत्रिक लॉसेस के अंदर कंसीडर की जाएंगी। कह रहा है दिष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल। साहब जी, हमारा जो बैक ईएमएफ होता है ईबी, ये क्या होता है, P∅NZ/60A होता है ना, क्या होता है, P∅NZ/60A होता है। यह हमें क्या काम करता है, मोटर की बात अगर हम करें, यही मेरा बैक ईएमएफ यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हमें साहब सुविधा प्रदान करने का काम करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को डेवलप करने में बड़ा ही मददगार रोल प्ले करता है। ऐसी स्थिति का नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऊर्जा रूपांतरण में हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप जानते हैं I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर V माइनस EB/RA हम करते हैं। आप यहां से ध्यान रख लीजिएगा साहब, मेरे ऊर्जा रूपांतरण के लिए बहुत बड़ी भूमिका कौन निभा रहा है, मेरा विरोधी विद्युत वाहक बल निभा रहा है। दोस्तों, अगला है कुंडलन प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियां। तो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वजह से जो हानियां होती हैं, यह नेचुरली हमारी I² यानी आपका कॉपर लॉस होती हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी रोटर स्टेटर सभी वाइंडिंग में होती हैं। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ताम्र हानियां कहलाती हैं जो रेजिस्टेंस के कारण हो रही हैं, और ये हानि हमारे लोड पर डिपेंड करती है। मेरा कॉपर लॉस I² का क्या होता है साथियों, समानुपाती होता है। क्या होता है, I² का समानुपाती होता है, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, इंडक्शन मोटर की गति डैश में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। हमारा किस में वृद्धि होने पर, भार में वृद्धि होने पर। लोड आप हल्का बढ़ाइएगा, मेरा लोड हल्का बढ़ेगा, नेचुरली मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कम तो नहीं होगी, लेकिन कम होगी, बट आपकी क्या होगी, हल्की कम होगी, थोड़ी क्या होगी, कम होगी। माइनर चेंजिंग आती हैं। तो हम राइट आंसर यहां पर क्या दे दें, वेट के बढ़ने पर, भार के बढ़ने पर, लोड ऑन द सर्किट बढ़ने पर यह क्या होती हैं, डेफिनेटली लिटिल बिट घटती हैं। ऐसे भी आप जान लीजिएगा, मेरा इंडक्शन मोटर का जो रोटर का स्पीड है वह NS से सदैव कम होता है, पहली चीजें। और दूसरी बातें, हमारी अगर 3 फेज की इंडक्शन मोटर हैं तो वह आपकी क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर नहीं चाहिए। हम यहाँ यदि स्टार्टर का यूज करते हैं तो वह हम किसके लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं, सेफ्टी के लिए करते हैं। किन चीजों से सुरक्षा साहब, ओवर करंट जो स्टार्टिंग के टाइम में ज्यादा होता है, और अंडर वोल्टेज, इन दोनों से सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाला अग्निशमक यूज होता है। किस तरह के आग में मेरे विद्वान मित्रों, ये प्रश्न बहुत मजेदार है और काफी इंपोर्टेंट भी है। आप सदैव याद रखना, मेरा क्लास बी जो तेलीय फायर होता है, क्या होता है, यह तेलीय फायर होता है। आपके ध्यान रखेंगे, हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब में आग लगती है, वहां पर यह क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन क्लास बी के रूप में किया गया है। और इसके बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राई पाउडर का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये दोनों का हम यूज करेंगे। क्लास डी मेरा इलेक्ट्रिकल फायर है, इसके लिए CTC, बालू का रेत या CO2 का प्रयोग कर सकते हैं। क्लास सी में भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, CO2 का यूज कर सकते हैं। क्लास ए तो आपको कार्बोशियम फायर है, यह तो पानी से, रेत से, है ना,
आदि से हमारा बुझ जा सकता है ना, आदि से हम बुझा सकते हैं, इन सभी चीजों से बुझा सकते हैं। तो मेरा क्लास बी के लिए क्या हो गया, आपका पाउडर और फॉर्म टाइप ज्यादा स्पेशल माना जाता है। 1 EV किसके बराबर, तो 1 EV होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये EV मेरी क्या है, एक छोटी इकाई है। क्या है साहब, सबसे छोटी ऊर्जा की क्या है, ऊर्जा की एनर्जी की यूनिट है, इकाई है, जिसे हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है, वाइस जो है वह इलेक्ट्रिशियन के टूल किट का औजार नहीं है। टेस्ट लैंप, स्क्रू ड्राइवर और चाकू ये सब रहेगा। हमारा टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूटी चाकू रहेगा, इंसुलेशन को छीलने के लिए, है ना, ये सारी चीजें हमारी रहेंगी। लेकिन वाइस जो है, बेंच वाइस है, आपका हैंड वाइस है, ये सब छोटे छोटे जितने भी उपकरण हैं ये सब हमारे टूल किट में नहीं पाए जाते, ये एक जगह असेंबल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तस्वीर किसका है, तो एक ही वाइंडिंग है, इधर साइड प्राइमरी इधर साइड सेकेंडरी है ना। दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक है साथियों, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक है साहब, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मिडिल पोर्शन पर, यानी कि आपका एक दूसरे से चुंबकीय रूप से भी और वैद्युतिक रूप से भी दोनों आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो ये तस्वीर बता रही है ये मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्या है, मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर है, समझ गए कि नहीं। चलिए साहब, ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज की आवृत्ति है, मेरा टाइम पीरियड T बराबर 1/f होता है, तो आप 1/200 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0.005 सेकेंड हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हम विद्वान मित्रों ले लें, which correct answer we consider correct for this question, we collect the answer number B। क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर बी हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर है यहां पर। दोस्तों अब कह रहा है कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तार के रूप में किया जाता है। कॉपर की जो है ना उच्च वैद्युत प्रतिरोध गलत साहब, निम्न चालकता गलत साहब, ठीक है। आपका निम्न वैद्युत प्रतिरोध, क्या हम जवाब दे दें, वैद्युत प्रतिरोध हमारी निम्न होती है, चालकता निम्न, ये गलत बात है, चालकता उच्च होती है, विद्युत प्रतिरोध उच्च होता है, गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ ए नंबर, इसका लो रेजिस्टेंस होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर के रूप में करते हैं, कनेक्शन वायर के रूप में करते हैं। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ए। और आप जानते हैं मेरे कॉपर की जो 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर क्या होती है, मेरे कॉपर की साहब विशिष्ट प्रतिरोध होती है। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध चांदी के बाद सबसे कम है, यानी चांदी 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर सिर्फ और सिर्फ कौन है, मेरा कॉपर है, 3 पर मेरा सोना है और 4 पर मेरी सिल्वर है। लेकिन कमर्शियल एप्लीकेशन में देखें तो 1 नंबर पर कॉपर का यूज होता है, 2 नंबर पर एल्युमिनियम का यूज होता है। यही हमारी विशेषता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा सॉफ्ट सोल्डर का संयोजन होगा। विद्वान मित्रों मेरा जो सॉफ्ट सोल्डर है इसका संयोजन होगा साहब सीसा 37%, टीन 63%। क्या होगा, सीसा 37 और टीन आपका 63% होगा। और ये सॉफ्ट सोल्डर जो है इसका प्रयोग हम लोग सोल्डरिंग में ही करते हैं। इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट आप जान लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से सदैव कम होता है। क्या होता है, इससे सदैव कम होता है। ये सब आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है ये मजबूत जोड़ नहीं बनाता, ये कच्चा टाका बनाने का काम करता है। दोबारा से हीट करिएगा, वाइब्रेशन होगा तो तुरंत यह क्या होगी साहब, आपकी अपने स्थान को छोड़ देगी, संपर्क विहीन हो जाएगी। कौन सी सामग्री प्रतिरोध बनाने के लिए बहुत अच्छा है, तो मेरी कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और इस कार्बन में हम लोग ग्रेफाइट वगैरह के पेस्ट का यूज करते हैं और इसका कलर कोडिंग के आधार पर इसके प्रतिरोध के मान को भी बिना ओम मीटर के हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो मेरा कार्बन यहां पर सबसे क्या है, बेहतरीन मटेरियल है। हालांकि कार्बन एनटीसी होता है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। आप ताप बढ़ाइएगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, ताप घटाइएगा उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। चलिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपके बीच आ गया है, आइए ध्यान देते हैं साथियों। अगर किसी रेजिस्टेंस का रंग देख लीजिए, आपका क्या है साहब, पीला है, फिर आपका बैगनी है, फिर आपका काला है। पीला का आप जानते हैं बीबी रॉय 4 होता है, बैगनी का V फॉर वॉयलेट कितना होता है, 7 होता है, ब्लैक का कितना होता है, 0 होता है। A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। R बराबर AB इंटू 10⁻C ± D%।
ए का मान 4 है, बी का मान 7 है, 10 के पावर 0 है, मतलब 47 ओम है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया? डी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। डी फॉर दिल्ली। बिल्कुल अच्छा है अनुपम कुमारी जी। आइए अगला प्रश्न है, बीओटी क्या है? बीओटी हमारा होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और 1 बीओटी जो है वह किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। यही 3.6 इंटू 10 के पावर आपका 6 जूल किसके बराबर हो? इतना वाट सेकंड के क्या होता है? बराबर होता है ना। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 वाट सेकंड के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और यही वाट सेकंड को हम जूल भी कहते हैं, इसलिए चिंता मत करिएगा। तो ये किसके बराबर है? किलोवाट आवर के बराबर है। किसके बराबर है? किलोवाट आवर के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर की रिकंडीशन करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका जवाब दे देंगे। सोलर का रिकंडीशन करने के लिए टिन मिलाते हैं। 232 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है, बहुत आसानी से पिघल जाती है और फिर हम सोलर को दोबारा से असेंबल करने में सक्षम आराम से हो जाते हैं। तो मेरा सही उत्तर क्या है मेरे विद्वान मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, टिन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 10 दिन का ही मामला है और इसी 10 दिन में मेहनत जम के करनी है और इसी 10 दिन में अपने तकदीर को बदलना भी है ना। आप देख रहे हैं ना, तकदीर बदलने के लिए कितना कम समय दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग रहता है। बिल्कुल सही बात है, ये 2 वाइंडिंग लंबवत लगा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। ये देख लीजिए, कह रहा है यहां पर एक वाइंडिंग है और एक वाइंडिंग आपका ऐसे है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज टाइप की हमारी क्या है? रोटर है। ठीक है, इधर से हमने करंट आई दिया है, यहाँ मेरा सप्लाई V1 है। यहाँ पर आपका क्या हो गया? मेरा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस RS, मेन रजिस्टर RM। ठीक है, इधर मेन करंट IM गई, इधर मेरी स्टार्टिंग करंट IS गई। दोनों के बीच में कहा है 90 का फेज डिस्प्लेसमेंट है। एक मेरी कौन सी वाइंडिंग है? मेन वाइंडिंग है, जिसमें 2/3 टर्न होते हैं टोटल मशीन के। और दूसरी मेरी क्या है? स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जिसमें आपका मात्र 1/3 आपका क्या होता है? टर्न होता है। आप जान लीजिएगा साहब, मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम होती है और रिएक्टेंस उच्च होती हैं। स्टार्टिंग में आप याद रख लीजिएगा, रेजिस्टेंस उच्च होती हैं और मेरी एक्सेल कम होती हैं। ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो हमारे संपर्क को तब ओपन करता है जब मशीन 75% अपने रेटेड स्पीड पे पहुंच जाती हैं, तब जाके सेंट्रीफ्यूगल स्विच का होता है ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, ओपन हो जाता है, मेरा संपर्क टूट जाता है। यानी वह जो वाइंडिंग, जो दूसरी वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग को किस रूप में जानते हैं साहब? हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के रूप में जानते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के रूप में जानते हैं। द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डियर फ्रेंड। नाउ वी आर हियर। अगला प्रश्न है, 3 फेज मोटर में कह रहा है 3 फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा नीचे दिया गया है। 230 वोल्ट 5 एम्पियर, 230 4.5, 230 5.5। बिजली कारक यानी कि हमने पावर फैक्टर 1 मान लिया है। अब आपसे कह रहा है इनपुट पावर जल्दी से बता दीजिए। ऐसी परिस्थिति मेरे विद्वान मित्रों, हम क्या करेंगे? सारे पावर को एनालाइज करते हैं। आप जानते हैं P बराबर मेरा क्या होता है? VI cos phi होता है। जब cos phi पावर फैक्टर मेरा सबके लिए 1 दे दिया, तो जहां जहां cos phi होगा 1 ही होगा। हम टोटल पावर की बात तीनों में करेंगे तो मेरा 230 गुना 5 प्लस हो जाएगा 230 गुना 4.5 प्लस हो जाएगा 230 गुना 5.5। हम एक काम करें, 230 को कॉमन ले लें, 5 प्लस 4.5 प्लस 5.5 क्या हो गया? 230 गुना आपका 5 5 10 5 15 क्या हो गया? 230 गुना 15 बताइए कितना हो रहा है? 3450 हो रहा है। कितना हो रहा है?
3450 वाट हो रहा है। यही मेरा सही उत्तर है। यानी हमारी जो कुल पावर इनपुट की है वो कितनी है, जो अलग अलग भागों में बट रही हैं, 3450 वाट है डियर फ्रेंड। ये आप सदैव ध्यान रखेंगे। बिल्कुल 230 केवीए 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की मीडियम वाइंडिंग, यानी आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 मोर है। यानी आपके पास साहब V1 कितना दे दिया है, 2000 वोल्ट दिया है। मेरे पास V2 कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है। हमारे पास N2 का मान कितना दिया है, 100 दे दिया है। आपसे कह रहा है N1 बराबर व्हाट, तो कैसे निकालिएगा? आप तो जानते हैं N2/N1 बराबर मेरा V2/V1 होता है। यहां से आइए N1 इक्वल टू क्या करेंगे, N2 इंटू V1, अब बटा हम क्या कर देंगे, N2 इंटू V1 बटा हम V2 कर देंगे। N2 का मान देख लीजिए कितना है, 100 है। V1 मेरा कितना है, 2000 है ना। अब आपसे कह रहा है भाई साहब हमारी V2 कितनी है, तो 200 है। आप 0 से 0 काट दीजिए, है ना। यहाँ कट गया कितनी बार में साहब, तो आपका 10 बार में। तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम कौन सा ले लें, सी ले लें। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लें, सी ले लें। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए उपयोग किया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे विद्वान मित्रों, ध्यान रखना। 3 पॉइंट स्टार्टर जो है हम लोग संट के लिए विशेष रूप से बनाते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कंपाउंड में भी यूज किया जा सकता है। इसलिए आयोग ने प्रायः इसी का क्या किया है, उपयोग किया है साथियों। हालांकि हम लोग जो डीसी सीरीज मोटर की बात करें अगर, तो मेरे डीसी सीरीज मोटर में हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, डीसी संट प्लस कंपाउंड में दोनों में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यह भी क्या होता है, दोनों में यूज होता है। 3 पॉइंट का ही एडवांस वर्जन हमारा क्या है, 4 पॉइंट है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस मैं सही उत्तर किसको स्वीकार कर लूं, ऑप्शन नंबर ए को स्वीकार करूं, ये ज्यादा बेहतर है साथियों। डीसी जनरेटर की बॉडी यानी इसका जो साहब हमारा योक होता है, जो फ्रेम होता है, जो कवर होता है, जो यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करता है और पूरे मशीन को सहारा देने का भी काम करता है, ये चीजें जो हमारी बनी होती हैं वो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती हैं। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। आपको छोटी बड़ी मशीन नाम लिया नहीं है, इसीलिए यह चुंबकीय, जितने भी मेरे पोल हैं, मेरी फील्ड वाइंडिंग है, मेरा चुंबकीय पोल है, इसी के भीतरी भाग में क्या होता है, शंकुखात पेंच के द्वारा क्या होता है, कसा हुआ आता है, असेंबल होता है। ये छोटी छोटी बातें आप सदैव ध्यान रखेंगे साथियों। कह रहा प्रदीप्ति की इकाई इल्यूमिनेशन ई बराबर होता है मेरा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स को हम लोग ल्यूमेन में व्यक्त करते हैं, एरिया मेटा मीटर स्क्वायर है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वह किसके बराबर होता है, 1 लक्स के बराबर होता है। हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ले ले अगर नहीं दिया रहेगा तो। ठीक है, वाट शक्ति का मात्रक है। कैंडल पावर आप जानते हैं हमारी किसका, ज्योति तीव्रता का, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का क्या होता है साथियों, मात्रक होता है। इसे सदैव आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। यहां मैं आपको छोटी जानकारी दे दूं मेरे विद्वान मित्रों, आप सब बराबर पूछते हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, तो मेरे पीडीएफ भी, क्वेश्चन भी, आप प्लस आपके क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी और अनलिमिटेड टाइम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की सुविधा भी आपको मिलेगी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। कहां मिलेगी, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा एप्लीकेशन है वहां पर, और उस एप्लीकेशन पर मिलेगा इलेक्ट्रिकल ग्रुप ट्रेड आपका सेशन 120 सेट। इसी के साथ आपको जुड़ना है, जहां 20 टेस्ट भी आप दे पाएंगे और साथ ही साथ आप क्या कर पाएंगे, सबके डिस्कशन को भी आप वहां से कलेक्ट कर पाएंगे और अनलिमिटेड अटेम्प्ट लेकर अपने प्रैक्टिस को भी मजबूत कर पाएंगे। तो यहीं पर मिलेगा।
और ये रुक्मिणी की हमारी 26 सेट की बुक आई है साथियों, मार्केट में सभी जगह उपलब्ध हैं, जिसमें 6 प्रीवियस सेट हैं और बाकी 20 हमारे प्रैक्टिस सेट हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस किताब को लीजिए और इसके माध्यम से अपने ट्रेड के डर को आप खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आइए तो मेरा राइट आंसर यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से कौन से प्रकार के कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो टू वैल्यू में कह रहा है साहब परिचालन के लिए यानी ऑपरेशन के लिए हम लोग यहां पर टू वैल्यू में 2 कैपेसिटर लेते हैं। एक मेरा रनिंग होता है, एक मेरा स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हमारी होती है दोस्तों, वह आपकी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती हैं, जिसका मान उच्च होता है। लेकिन जो मेरी रनिंग कैपेसिटर होती हैं वह लो वैल्यू की होती हैं, लेकिन इसकी ड्यूटी टाइम क्या होती है? यह आपकी लॉन्ग ड्यूटी होती है, शॉर्ट ड्यूटी नहीं होती। ये क्या होती है? लॉन्ग ड्यूटी, हमेशा जुड़ा रहता है। वो वाला कैपेसिटर मेरा क्या होता है? पेपर स्पेस्ड ऑयल फिल्ड कैपेसिटर होता है। क्या होता है? पेपर स्पेस्ड ऑयल फिल्ड कैपेसिटर होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डोमेस्टिक एसी सप्लाई में आरएमएस मान डैश है। ठीक है, डोमेस्टिक एसी सप्लाई में मेरा जो आरएमएस मान होता है उसको भी आरएमएस बराबर हम क्या बोलते हैं? Vm/√2 बोलते हैं। यह आपका कितना हो जाएगा? 0.707 Vm हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आरएमएस मान जो होता है मेरे एसी सप्लाई का 0.707 के रूप में आता है। हम ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे? ए ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऑप्शन नंबर हम ए ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन विद्युत धारा के किस प्रभाव का एक उदाहरण है? तो विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? मेरे विद्वान मित्रों हमेशा याद रखना, रासायनिक प्रभाव। और ये चीजें जो हमारी निर्भर करती हैं फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पर आधारित होती हैं। किस पे आधारित होती है? फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पर आधारित होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। डीसी सप्लाई क्या जनरेट करती है? डीसी सप्लाई यदि आप देते हैं तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? स्टेशनरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र आपकी क्या होती हैं? अस्थिर होती हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जैसी सप्लाई देंगे वैसा ही आपका क्या होगा? फ्लक्स भी एसोसिएट करेगा। हमारी मैग्नेटिक फील्ड अस्थिर मिलती हैं। अगर हमें इसका यूज करना है तो हम कंडक्टर को ही घुमाने का काम करते हैं, जैसा कि आप कहां कर रहे हैं? तो हम डीसी जनरेटर में कर रहे हैं। यही मेरा मूल औचित्य है साहब, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग डैश में होता है। कहां होता है? डीसी मोटर में होता है। बाएं हाथ पर मेरा मोटर, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड रूल पर मेरा क्या आधारित है? लेफ्ट हैंड रूल पर मेरा मोटर आधारित है। और मेरी जनरेटर जो है यह आपकी किस पे आधारित है? राइट हैंड रूल पर साथियों आधारित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को किस पे लपेटा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का कष्ट करिए। क्या हो जाएगा? हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के खुले स्लॉट्स पर लपेटने का काम करते हैं। इस तरह से मेरा जो स्लॉट्स है खुला, इसमें हम लोग लपेटने का काम करते हैं। और बीच में हम लोग लैमिनेशंस देते हैं साथियों। तो राइट आंसर होगा रोटर का ओपन स्लॉट्स। टेस्ला जो है साथियों ध्यान रखिएगा, टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी आपका φ/a होता है, जिसे हम फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी। लेड एसिड सेल की वाट आवर क्षमता डैश और हमारी साहब डैश के बीच में परिवर्तित थी। वाट आवर क्षमता, इसकी जो वाट आवर क्षमता है, जल्दी जवाब दीजिएगा। यह प्रश्न बहुत हाईलाइटेड है, उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब देंगे। क्या होती है ये? 70% से 80% तक जाती हैं। और एम्पियर आवर क्षमता जो है 90 से 95 के बीच वेरी करती हैं। वाट आवर क्षमता सदैव मेरे एएच क्षमता से क्या होती हैं? कम होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन से उभयनिष्ठ बिंदु
उदासीन बिंदु होता है। तो मेरे उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु यही आपका है जिससे हम न्यूट्रल को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और यह उदासीन बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, जो कि आपका क्या है साहब, स्टार है, जो कि आपका क्या है, स्टार है। चलिए, दो कैपेसिटर प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चल रहा है। कह रहा है कि यदि कैपेसिटर टाइप का टेबल फैन उल्टा दिशा में चल रहा है, उसे सही दिशा में चलाने के लिए हमको क्या बदलने की जरूरत है। यदि उल्टा चल रहा है तो हम मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़ को क्या कर दें, बदल दें। स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को अगर हम पलट दें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फिर ये सही दिशा और सीधी दिशा में चलने लग जाएगी। ट्रांजिस्टर ऑपरेशन मैंने इस पर चर्चा कई बार किया है। एम्पलीफायर के रूप में कब काम करता है, तो ये एम्पलीफायर के रूप में काम करता है एक्टिव रीजन में। कहां पर साहब, एक्टिव रीजन में। और एक्टिव रीजन में जब ये एम्पलीफायर के रूप में काम करता है तो आपको मालूम है कि हमारी क्या स्थिति बनती है। कॉमन बेस यहां पर क्या होता है, फॉरवर्ड में क्या होता है, मेरा कॉमन बेस आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। और मेरा कॉमन इमीटर जो है वह आपका कैसा होता है, रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा साहब। तो आपका यहां पर क्या होगा, हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में, अब बेस इमीटर बेस जंक्शन हमारा कैसा होता है, आपका रिवर्स में होता है। इस तरीके से इसकी संरचना काम करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थी जी, आपका इसमें क्या हो जाता है, इमीटर बेस को हमने कर दिया फॉरवर्ड बायसिंग में और कलेक्टर बेस को कैसे कर दिया, रिवर्स बायसिंग में, है ना। तो यह आपका क्या होगा, एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा, एम्पलीफायर। ठीक है विद्यार्थी जी, तो राइट आंसर मेरा अब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय क्षेत्र में ऐसी स्थितियां बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कह रहा ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च पॉजिटिव गेट वोल्टेज के साथ आपका इन्हांसमेंट बोर्ड पर चलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हांसमेंट बोर्ड पर चलाया जाने वाला ट्रांजिस्टर, वह आपका कौन सा है, जल्दी बताइएगा। पॉजिटिव गेट वोल्टेज के साथ अगर चलाएंगे तो किस पे चलेगा, इन्हांसमेंट पे चलेगा। तो पॉजिटिव गेट वोल्टेज पे इन्हांसमेंट में चलने वाला मेरा मॉसफेट है साथियों, जिसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या हो जाएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मेरा नाम किसका है, मॉसफेट का है। ये फेट फैमिली का क्या है साथियों, महत्वपूर्ण सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसे IGBT के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे धातु उदिष्टकारी कहा जाता है, तो मेटल रेक्टिफायर के रूप में मेरा तांबा ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है वह रेक्टिफायर आपकी क्या होती है, मेटल रेक्टिफायर के रूप में साफ स्वीकार की जाती है। किस रूप में स्वीकार की जाती है, मेटल रेक्टिफायर के रूप में स्वीकार की जाती है। इन सब का प्रयोग हम लोग जो है रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर, मास लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं। किसी लैंप होल्डर को जमीन से कम कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और बार बार आने की चांसेस इसकी बनती है। क्या उत्तर दीजिएगा, कम से कम कितनी ऊंचाई, हम ज्यादा से ज्यादा की चर्चा नहीं कर रहे। IE नियम कहता है कि कम से कम 2 से लेकर के 2.5 मीटर का ऊंचाई पर रखना चाहिए। 2 से 2.5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर रखना चाहिए। अल्टरनेटर उस समय मैक्सिमम शक्ति प्रदान करेगा जब मेरा लोड एंगल डेल क्या हो जाए, 90 हो जाए, क्योंकि मेरी P बराबर क्या होती है, EV/XS साइन डेल होती है। अगर डेल 90 होगा तो मेरा साइन डेल का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, और फिर P मेरी मैक्सिमम हो जाएगी जो EV/XS के रूप में जानी जाएगी। तो हम उत्तर यहां क्या दे दें, C 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए, तो स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या हो रहा है, कांस्टेंट अप्लाइड वोल्टेज के लिए क्या स्थिति बनेगी, फटाफट बताइए।
ओम्स लॉ से आप क्या जानते हैं? ओम्स लॉ से आप जानते हैं V बराबर I इंटू आर होता है। क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है। मेरी भी सीधे समानुपाती किसके है? I के है। मेरा भी सीधे समानुपाती किसके है? R के है। ये दोनों जानकारियां हमको यहां से मिलती हैं, है ना? तो हम यहां पर क्या जवाब दे दें? जल्दी बताइए, हम यहां पर क्या जवाब दे दें? और I बराबर V बाय आर होता है। I व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है? मेरे R के होती है। I R के समानुपाती गलत है। R में बदलाव से I अस्थिरता गलत बात है। I R का समानुपाती गलत है। सही क्या है? I R का व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है साहब? सही है मेरा I R का व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट के विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यानी मेरा सबसे पहले आप निकालेंगे साहब जी हमारी एनर्जी की खपत। क्या निकालेंगे? आप ऊर्जा की खपत निकालेंगे। तो ऊर्जा खपत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा वाटेज गुना घंटे गुना दिन बटा आपका 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटेज मेरी क्या है? 1000 है। ठीक है, कितना हीटर है भाई साहब? एक हीटर है। एक महीने में कितनी देर चल रहा है? 30 घंटे ही चल रहा है। 1000 गुना 30 कर दीजिए। दिन कितना है? तो चलिए टोटल मिल करके ही 30 घंटा हुआ, तो बातें खत्म हो गया। ठीक है, तो हम 30 ही रख दिए। और नीचे आपका क्या हो गया? 1000 हो गया, है ना? टोटल कट के क्या हो गया? 30 यूनिट आ गया। और आपसे कहा है बिल की बात पूछ रहा है, तो क्या कर रहा है? 4 रुपया प्रति यूनिट है। तो 30 गुना 4 बराबर आपका RS 120 जो है यह बिजली का बिल आएगा। यानी 120 रुपए आपके हीटर के कारण खपत हुए पावर का क्या होगा? बिल आएगा। इसमें कोई शक नहीं है। रुक्मिणी प्रकाशन की इन किताबों की मदद से आपकी काफी तैयारी हो सकती है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की बुक, ट्रेड थ्योरी की बुक, ऑटोमोबाइल की ग्रुप की बुक और मैकेनिकल की बुक। और अभी मैकेनिकल के फीटर वालों का भी क्वेश्चन में आ गया है 21 सेट का। जो छात्र फीटर वाले थोड़े चिंतित थे वो उस बुक से अपनी तैयारी को एक नया स्वरूप दे सकते हैं। मार्केट में मिल रही है। कह रहा है समानांतर संवाहक की प्लेटों के मध्य, ठीक है, समांतर संवाहक की प्लेटों के मध्य अगर मेरा क्या हो जाए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, सप्लाई वोल्टेज मेरा V हो, प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तो E V और D के बीच में क्या संबंध है? तो मेरे दोस्तों आप सबको बताकर बहुत खुशी होगी। मेरा जो संबंध है वो यही है कि मेरी क्षेत्र तीव्रता जो होती है या वोल्टेज पर यूनिट लेंथ यानी आपके दूरी के क्या होता है? अनुपात के बराबर होता है। यानी E बराबर आपका V बाय D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। E बराबर V बाय D। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी में संयोजित समान संधारित्र को समांतर संयोजित समान संधारित्र की प्रभावी धारिता का अनुपात। श्रेणी में हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं। सिचुएशन मेरी ऐसी है, यह भी C और यह भी C है, CC। तो यहां से C इक्विवेलेंट आप क्या करिएगा? जब समान होता है तो हम लोग C/N कर देते हैं। तो C/2 मेरा क्या हो गया? आपका सीरीज हो गया, CS का मान हो गया। ठीक है, और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो दोनों आपका क्या हो गया? CC। अब यहां से C इक्विवेलेंट की बात करें तो यह आपका C+C यानी 2C हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग CP की बात करें, पैरेलल कैपेसिटेंस CP, तो यह आपका 2C हो गया। अब यहां से विद्यार्थी जी ध्यान रख लीजिएगा, मेरा जो CS है वह मिला C/2, मेरा जो CP है वह मिला साथियों 2C। अब आपसे कह रहा है प्रभावी धारिता का अनुपात, पहले समांतर तब हम लोग क्या करेंगे? दो समान संधारित्र को श्रेणी में, तो पहले श्रेणी में तो CS बटे हम क्या करेंगे? CP करेंगे। CS मेरा C/2 अब बटा आपका क्या हो गया? 2C। जरा सिंप्लीफाई करके बताइए क्या हो जाएगा? जरा सिंप्लीफाई करके बताइए, क्या मान लिख दीजिएगा? C/4 हो जाएगा। यानी आपका 1/4। C/4 लिखना उचित नहीं है क्योंकि CC तो कट जाएगा। आपका क्या होगा? C/4C, यानी C/4C हो जाएगा। CC कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी 1:4 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लें? ए ले लें। 1:4 इज द करेक्ट आंसर।
CS और CP का अनुपात 1:4। ए ही हमारा सही उत्तर है, ये कंफर्म रहिए। अगला कह रहा 4 पोल वाला अल्टरनेटर कितने पर चल रहा है भाई साहब? 1500 पर चल रहा है। तो मेरा NS आपका 1500 RPM दे दिया है। हमारी पोल कितनी दे दी है? 4 दे दी है। फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? हम सब जानते हैं छोटा सा फॉर्मूला, NS बराबर क्या होता है? 120 F/P होता है। तो 120 गुना F का मान कितना है मेरा? 50 है। पोल हम क्या कर दें? 4 कर दें। तो सॉरी हम लोगों को तो निकालना था फ्रीक्वेंसी ना, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालें। NS इंटू P बाय क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 1500 गुना 4/120 कर दीजिए, बराबर आपका कितना आ रहा है? 50 हर्ट्ज आ रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए परिदृश्य में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, ये दोनों पैरेलल का क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू है, R/N करिए, यानी आपका पैरेलल में है तो 1/2 हो गया। ठीक है, 2 रजिस्टर 1 ओम इसका मान है। यहां भी आपका 1/2 हो गया। अब मेरा मान क्या मिला? अब मिल गया ये 1/2, ये 1/2 ओम। अब AB के बीच का प्रतिरोध तुरंत बता दीजिए। RAB मेरा क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/2 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे? बी ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे? बी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटेटिंग अल्टरनेटर पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है? बहुत मजेदार प्रश्न है, कोशिश करिएगा। रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग इज यूज्ड इन रोटेटिंग अल्टरनेटर, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। घूर्णी अल्टरनेटर पर हम लोग आर्मेचर में कैसी वाइंडिंग करते हैं? जो कॉइल एक दूसरे से दूसरे सिरे पर जुड़ा हुआ होगा, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर जुड़ा हुआ होगा, तो जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर सारा का सारा एक साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसे किस रूप में लेंगे साथियों? हम लैप के रूप में लेंगे। और इसमें हमारी वोल्टेज का मान नेचुरली थोड़ा कम, लेकिन करंट आपका क्या हो जाएगा? अधिक आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कॉइल को पीछे मोड़कर तब आप ढक रहे हैं, तो कॉइल आपका ओवरलैप कर रहा है। इसमें कॉइल आपका क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो जब कॉइल मेरा ओवरलैप होता है तब जाकर के ये लैप वाली स्थिति हमारी पैदा होती है। इसको सदैव आप याद रखेंगे। अगला है 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज के सिंक्रोनस मोटर की गति बता दीजिए। तो बहुत कठिन प्रश्न है। NS बराबर 120 F/P करके तुरंत निकाल लीजिए। 120 गुना फ्रीक्वेंसी 50 है, अब पोल आपका क्या है? 4 है, तो हम 6000 बटे क्या कर दिए? 4। ये आपका 1500 RPM आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज मोटर में उपयोग किया जाने वाला अल्टरनेटर स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा होता है? सिंगल फेज में जो स्टार्टिंग कैपेसिटर हम जनरली यूज करते हैं वो मेरा नॉर्मल तरीके से अगर बात करें तो दैट आर डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और इसका मान जो होता है वह आपका साहब 2 से लेकर 2.5 माइक्रो फैराड के बीच हमारा हुआ करता है। यह इस्तेमाल हम करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को साहब इंप्रूव करने के लिए। किस लिए करते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का हम प्रयोग कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में, इसीलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ट्रांसफर ऑयल की परावैद्युत सामर्थ्य सबको मालूम है 30 kV/mm होने की अपेक्षा की जाती है, और इसका फ्लैश पॉइंट जो है वह आपका कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस होता है। हम कभी भी 100 डिग्री तक भी जाने का प्रयास नहीं करते, 100 से कम ही रहता है। तुरंत हम ट्रांसफर को क्या करते हैं? सेफ रखने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ट्रांसफर का संचालन बंद कर देते हैं। और आप ध्यान रखिएगा साहब, इसके लिए थर्मामीटर का भी प्रयोग किया जाता है। ऑयल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है कि नहीं? तो और ऑयल की मदद 2 कामों के लिए होती है, इंसुलेशन के लिए भी होती है, और साथ ही साथ साहब हमारा लैमिनेट इंसुलेशन के लिए भी होती है और कूलिंग के लिए भी होती है। कूलिंग और इंसुलेशन दोनों पर्पस के लिए हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। नेफ्था बेस्ड और पैराफिन बेस्ड ऑयल का हम सबसे ज्यादा प्रयोग आजकल कर रहे हैं। इसी के साथ आज की परिचर्चा को हम विराम देते हैं
और फिर आप लोगों की सेवा में कल सुबह उपस्थित होंगे। प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। जितने प्रश्न मैं अभी लगातार 20 दिन आपको प्रैक्टिस के दौरान यहां पर परिचर्चा कर रहा हूं, इतने को ही कमान कर लीजिए, आपका ट्रेड कंफर्म निकल जाएगा। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप सब सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।